आगे का एजेंडा शुरू करते हैं। 53 सालों पहले दुनिया में एक नए देश का जन्म हुआ था। नक्शे पर एक नए देश बांग्लादेश का नाम दर्ज हुआ था। लोकतंत्र का परचम बुलंद हुआ, लेकिन आज उस लोकतंत्र को कट्टरपंथी बम ने खत्म कर दिया। बांग्लादेश हिंसा की आग में चल रहा है। वहां एक चुनी हुई सरकार को हटाकर तख्ता पलट कर दिया गया। पड़ोसी मुल्क में हो रही हर हलचल पर एबीपी न्यूज की भी नजर है। लगातार आप सबसे पहले सबसे सटीक खबरें हमारे जरिए देखते रहेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश के हालात पर कुछ देर में दिल्ली में सर्वदलीय बैठक होने वाली है। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश के हालात पर सभी दलों के नेताओं को जानकारी देंगे। तो तमाम दल के नेताओं को बुलाया गया है, सर्वदलीय बैठक है। बांग्लादेश को लेकर हालात पर पूरी जानकारी दी जाएगी, ब्रीफिंग होगी। तो पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश और वहां पर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं वो बहुत बड़ी चिंता की बात भारत के लिए भी, क्योंकि ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है वहां पर लगभग देशों में इसी तरह की राजनीतिक अस्थिरता है। तो जाहिर तौर पर भारत के लिए सचेत रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। तो बांग्लादेश के हालात पर विदेश मंत्री जानकारी देंगे और यह सर्वदलीय बैठक होनी है। इसी खबर पर आप तक और अधिक जानकारी पहुंचाएंगे। न्यूज रूम से आप देख सकते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह आपको नजर आ रहे हैं। दिल्ली से मनोज्ञा लोईवाल भी जुड़ी हुई हैं। दिल्ली में जो बांग्लादेश हाई कमीशन है वहां पर निधिश्री मौजूद हैं, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। अंकित गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं और गुरुग्राम से हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवात साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। एसडी मुनि जी भी हैं, आप राजनयिक रह चुके हैं। आप सभी लोगों से हमारी बातचीत होगी, लेकिन मनोज्ञा सबसे पहले आप ये बताइए कि जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है उससे जुड़ा क्या अपडेट है और आपके पास? 10 बजे बैठक शुरू होनी है, यानी कि अभी कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रीफिंग भी करेंगे। और सारी, क्योंकि ये सर्वदलीय बैठक है जहां सभी दलों के रिप्रेजेंटेटिव को संसद में बुलाया गया है बताने के लिए कि आखिरकार भारत का क्या रुख होगा। इसमें पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू भी मौजूद हैं, क्योंकि संसद में आज इस पर हंगामे की पूरी आशंका है। दो पार्टी ने नोटिस भी दे दिए हैं, 2 सांसदों ने नोटिस भी दे दिए हैं और उसके ऊपर चर्चा करने के लिए बात भी हो रही है। पर चर्चा से पहले भारत का क्या रुख होगा, क्योंकि पूर्व बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस समय भारत में हैं, हिंडन एयरबेस पर है। और उसके साथ ये भी सवाल उठ रहे हैं कि भारत की रणनीति राजनीति बांग्लादेश के प्रति क्या होगी, जो बांग्लादेश उस पर आगे बात करेंगे मनोज्ञा। लेकिन आज संसद में दरअसल बयान दे सकते हैं एस जयशंकर। आपको बता दें कि बांग्लादेश संकट पर भारत का रुख साफ करेंगे। दोनों सदनों में बयान दे सकते हैं विदेश मंत्री। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो आज संसद में इस बाबत विदेश मंत्री अपनी बात रखेंगे और कुछ अलग अलग तस्वीरें अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अपने सहयोगियों के पास में जाऊं, एक्सपर्ट से बात करें। उसके पहले अभी का जो पूरा घटनाक्रम है उसे आप समझिए। प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, उन्हें पूरी जानकारी दी गई, ब्रीफिंग दी गई, बांग्लादेश के हालात पर चर्चा और बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। चूंकि हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से हमारी सीमा लगती है, तो किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, कहीं घुसपैठिए इसका फायदा ना उठा लें। तो तमाम लिहाज से अगर देखा जाए तो इस पर हमारी नजर बनी हुई है। अब मैं आपको जरा अंकित गुप्ता के पास लिए चलता हूं। अंकित, आज पार्लियामेंट को में क्या हो सकता है, चूंकि खबर आ रही है कि विदेश मंत्री बयान दे सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में सबसे पहले तो अभी जो जिस बात का जिक्र मनोज्ञा कर रही थी कि ऑल पार्टी मीट को बुलाया गया है और वो मीटिंग शुरू होने वाली है। और इस बैठक के दौरान जो तमाम जो विपक्षी दल हैं, सहयोगी दल हैं, उनको सरकार की तरफ से बताया जाएगा कि बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुआ है उस पर भारत का क्या स्टैंड है। इतना ही नहीं, जो यहाँ पर शेख हसीना पहुंची है उसके बाद में किस तरीके से बातचीत हुई है उनसे, जो हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने बातचीत की है, जो राजनीतिक नेता उन्होंने बातचीत की है, तो उस पर जो है अब उनका रुख क्या है, क्या वो कितने दिन भारत में रहेंगी, भारत से बाहर जाएंगी, तो क्या कुछ घटनाक्रम रह सकता है, इस बारे में जो सर्वदलीय बैठक के दौरान जानकारी दी जाएगी। इसके साथ में दूसरी महत्वपूर्ण चीज, संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। एक जगह मनीष तिवारी के द्वारा, दूसरी जगह राजीव शुक्ला के द्वारा, और मांग ये की गई है कि बांग्लादेश के हालातों पर सदन में चर्चा हो। हालांकि उससे पहले ऑल पार्टी मीट हो चुकी होगी, तो ऐसे में कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग क्या उसी तरीके से प्रेस की जाएगी या नहीं, देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जानकारी यह भी आ रही है कि ऑल पार्टी मीट के बाद में मुमकिन है कि एस जयशंकर सदन में बयान दें। जी ठीक है अंकित, और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों तक मैं पहुंचाना चाहूंगा। बांग्लादेश में शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद भी हिंसा की घटनाएं थम नहीं रही हैं।
इससे जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बांग्लादेश में करीब 44 जिलों में उग्र प्रदर्शन हुआ है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद भी ये हमले जारी हैं। हसीना सरकार के 9 मंत्रियों, राज्य मंत्रियों के घरों पर हमले की सूचना मिल रही है और करीब 27 सांसदों के घरों में तोड़फोड़ की गई। अलग अलग जिलों में 27 सरकारी बिल्डिंग में तोड़फोड़ की गई है। आपको हम ये बता दें कि इससे पहले 39 जिलों में जनप्रतिनिधियों के घरों में आग लगा दी गई। आवामी लीग के दफ्तर, पुलिस स्टेशन समेत कई सरकारी ऑफिस पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोला है, तोड़फोड़ की गई और लगातार वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चिंता वाली बात है। तो आगजनी की घटना भी सामने आ रही है। तो बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है उस पर कुछ अहम जानकारियां मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। जो अपडेट है उसे जरा समझिए। शेख हसीना ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर रात गुजारी है, क्योंकि यहीं पर वो पहुंची थी कल देर शाम और उसके बाद से अभी फिलहाल यहीं पर रुकी हुई हैं। भारत से लंदन के लिए रवाना हो सकती हैं शेख हसीना। वहां से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद यहां से वो लंदन जा सकती हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं मोहम्मद यूनुस। ये सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बांग्लादेश की जेलों से कई आतंकियों के भागने की भी खबर है, यानी बिल्कुल अराजकता का माहौल इस वक्त बांग्लादेश में। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे आईएसआई का हाथ हो सकता है, जो खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की। हालात पर भारत की नजर है। पीएम ने हाई लेवल मीटिंग की है और लगातार पल पल का अपडेट लिया जा रहा है। जो भी वहां पर घट रहा है उससे जुड़ी जानकारी प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जा रही है। आज संसद में एस जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, वो इस पर बयान दे सकते हैं और ज्यादा स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। बांग्लादेश से भारतीयों को निकालने पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बीएसएफ को कहा गया है कि आप और ज्यादा मुस्तैदी बरतें। बीएसएफ के डीजी भारत बांग्लादेश बॉर्डर का दौरा कर रहे हैं, यानी आप देख रहे हैं तमाम लोग जो उससे जुड़े हुए हैं, सीमा पर जिनकी तैनाती है, उन्हें भी कहा गया है कि आप बिल्कुल अलर्ट रहें, सजग रहें। लेकिन बांग्लादेश की जो स्थिति है वाकई बहुत चिंता वाली बात है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल पा रही है? बांग्लादेश में लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी? कि अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जो अभी लेटेस्ट अपडेट मुझे बांग्लादेश से मिला है अखिलेश, उसके मुताबिक ढाका में चीज़ों को खोल तो दिया गया है, इंस्टीट्यूशंस खोले तो गए हैं, लेकिन लोग एहतियातन घरों से बाहर नहीं निकले हैं। और उसकी बड़ी वजह यह है कि पूरी रात ढाका के बाहर जितने भी शहर हैं उसमें बहुत बड़ा उपद्रव हुआ है। करीबन 95 से लोग कह रहे हैं कि 130-135, अगर मैं उस फिगर पे ना भी जाऊं तो आधिकारिक तौर पर जो जानकारी दी गई है, पिछली रात ही करीबन 95 से 100 लोगों की मौत हो गई है। एक बड़ा डिस्टर्बिंग फैक्ट ये है कि जो क्राउड है वो दूसरे शहरों में ढूंढ कर आवामी लीग के लोगों को मार रहा है। और उसमें एक और अनफॉर्चुनेट सच्चाई ये है कि उसमें कुछ माइनॉरिटीज़ भी उसकी चपेट में आ जा रहे हैं, जिसको लेकर के इस बात का भी डर है कहीं ऐसा ना हो कि मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी की स्थिति वहां पर आ जाए। और अगर ऐसा होता है तो इसका बहुत स्पिल ओवर इफेक्ट इंडिया को भी झेलना पड़ सकता है और बांग्लादेश तो जो बुरी हालत भुगतेगा वो तो भुगतेगा ही। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन हाँ, मैं ये भी आपको बता दूं कि भारत सरकार को अनऑफिशियली बांग्लादेश की आर्मी ने ये अश्योरेंस ज़रूर दिया है कि वो करके दिखाएंगे। वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से शांति बहाल की जाए, लेकिन बहुत ईजिली इसको पाया जा सकेगा, ये हो सकेगा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। एक आध रोज में पता चलेगा, क्योंकि अभी जैसा मैंने आपको बताया, मैं फिर से दोहरा दूं कि ढाका के बाहर जितने भी शहर हैं उसमें अभी भी उग्र प्रदर्शन चल रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी खबर एक और आ रही है। दर्शकों को मैं बता दूं कि बांग्लादेश में आज अंतरिम सरकार बन सकती है। अंतरिम सरकार को लेकर बातचीत का दौर जारी है। बताया यह जा रहा है कि नोबेल विजेता, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, मोहम्मद यूनुस, उन्हें यह कमान सौंपी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस पर सहमति की खबर है। इस बीच बांग्लादेश की सेना की ओर से कहा गया कि आज दोपहर आंदोलनकारी छात्रों से बांग्लादेश आर्मी चीफ मिलेंगे। सिवाद साहब, आपके पास आना चाहूंगा। ये जो हालात हैं बांग्लादेश में, आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये पूरा घटनाक्रम भारत के लिहाज से कितना अहम हो जाता है? क्या हमारे लिए ज्यादा चिंता की बात है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चिंता की बात है अखिलेश। ये जो भी हुआ है ये बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है बांग्लादेश में, और इसके पीछे जमात इस्लाम और बांग्लादेश का जमात इस्लाम और आईएसआई का हाथ है, और कहीं ना कहीं चीन का भी इनडायरेक्टली हाथ है। ये जो कार्रवाई है, ये स्टूडेंट यूनियन थी जो जमात इस्लाम की, उसने ये करवाया है। और ये एक बात हमें मानना पड़ेगा कि जो अब हालात ऐसे हैं, बहुत नाजुक हैं, क्योंकि शेख हसीना भारत में हैं, तो ये सारे के सारे प्रदर्शन एंटी
जो शेख हसीना थे, अगर वो भारत में ज्यादा देर रहती है तो वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट भी पैदा हो सकता है बांग्लादेश में। हमें उससे बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। और जो वहाँ माइनॉरिटी है, जो हिंदू हैं, वो जो 7% है, किसी जमाने में जब वो देश आजाद हुआ था 23% थे और 71 में 14%, आज वो 7% है। उनके ऊपर भी कई जगह हमले होने की घटनाएं मिली हैं। तो ये ना हो कि एंटी इंडिया और हिंदूज के अगेंस्ट भी एक प्रकार से वायलेंस बांग्लादेश में हो, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट होगा। अब बात आती है आपका कि भारत को क्या करना है। भारत को रखना है कि देखो शेख हसीना भारत में है और भारत चाहेगा वो जल्दी से जल्दी किसी एक दूसरे उसमें देश में जाए। शायद हो सकता है वो इंग्लैंड चली जाए, फिनलैंड या स्विट्जरलैंड की बात चल रही है, क्योंकि उनका ज्यादा रहने से भारत के जो विरोधी हैं उनको एक प्रकार से हवा मिलती है बांग्लादेश में। और भारत ये नहीं चाहेगा। भारत जो भी वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट आएगी उसके साथ वर्केबल रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा। यह सच्चाई है, 15 साल में भारत और बांग्लादेश के रिलेशन में बहुत बढ़ावा हुआ है। और यह भी सच्चाई है, शेख हसीना ने जिस प्रकार से बांग्लादेश की डेवलपमेंट की है वो काबिले तारीफ है। और भारत और बांग्लादेश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेबर थे। मगर शिवाज साहब बीच में आपको रोक रहा हूं। दरअसल बांग्लादेशी मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर हमें मिल रही है कि हिंसा के दौरान कई आतंकी जेल से भाग गए हैं। जमात उल मुजाहिदीन के आतंकी फरार हो गए। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के मेंबर भी जेल से भागे हैं। दोनों संगठन बांग्लादेश में बैन हैं। तो जो अराजकता का माहौल इस वक्त बांग्लादेश में है, उससे देखिए किस तरीके के हालात वहां पर बन गए। आतंकी जेल से भाग जा रहे हैं। आशीष, कुछ आप बोलना चाह रहे थे इस पर? हाँ, ठीक। ऐसा नहीं, हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आरोप लगातार कई साल दर साल शेख हसीना पर लग रहे थे अखिलेश, कि उन्होंने ऑपोजिशन का कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा था। इतनी ब्रूटल सरकार चला रही थी, सो मच सो दैट कि इस बार का जो इलेक्शन हुआ था उस पर बड़े गंभीर चार्ज लगे थे कि उन्होंने एक तरह से पूरा का पूरा कब्जा कर लिया था। तो मुझे लगता है, मैं कहना ये चाह रहा था कि ये दिस वॉज कमिंग फॉर क्वाइट अ नंबर ऑफ ईयर्स। पीछे कई सालों से ये ऐसा होता जा रहा था। और मैं आपको ये भी बताऊं कि करीबन 10,000 के करीब लोग बताते हैं कि वहां पर चुनाव के बाद से गायब है, अभी जो वहां पर जनरल इलेक्शंस हुए थे। तो जिस तरह का प्रशासन वो चला रही थी उसको लेकर के काफी गुस्सा था लोगों में। और मुझे लगता है कि ये जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट था, ये एक इमीडिएट रीजन मिल गया लोगों का सड़क पर आने। बिल्कुल आप कह रहे हैं, इस गुस्से और आक्रोश को लेकर एक तात्कालिक वजह के तौर पर चीज नजर आ रही है। मुनी साहब भी मेरे साथ हैं। एसडी मुनी साहब, आप राजनीतिक रह चुके हैं, मुझे जरा ये बताइए। शिवाज जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थोड़ी देर पहले कह रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर ज्यादा वक्त तक शेख हसीना हिंदुस्तान में रुकती हैं, ऐसा ना हो कि जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट है वो पश्चिम वहां बांग्लादेश में डेवलप हो जाए। क्योंकि जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके मन में ये बात आ सकती है कि भारत में उन्हें क्यों शरण दिया गया है। तो किस तरीके से इसका हल निकल सकता है सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट वहां है बहुत पहले से ही। आपको मैं याद दिला दूं कि जब इलेक्शन हो रहे थे उसके तुरंत बाद में इन्हीं लोगों ने, ये जो मुस्लिम जमात इस्लामी और बीएनपी के लोग हैं, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था इंडिया आउट का, जो मालदीव्स में चला था, वो बांग्लादेश में भी शुरू हुआ था। और अभी जो प्रोटेस्ट हो रही थी उसके दौरान भी हिंदुस्तान का क्रिटिसिज्म बहुत लाउडली और बहुत प्रोमिनेंटली वहां पे हो रहा था। तो इंडिया के खिलाफ जो सेंटिमेंट है वही अभी डोमिनेंट है वहां पर। ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। अब मैं समझता हूँ इंडिया के सामने 4 ऑप्शंस है, 4 फ्रंट हैं जिसपे हिंदुस्तान को काम करना पड़ेगा। पहली बात तो मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि हम कोई ऐसा संकेत नहीं दें कि हमने हसीना को छोड़ दिया है लाइक ए हॉट पोटैटो, क्योंकि उससे सारे नेबर्स ये सचेत हो जाएंगे कि भारत उनकी मदद नहीं करता अगर वो क्राइसिस में आएंगे। तो जो नेबरिंग रिजीम के लोग हैं वो एलिनेट होने की संभावना है। दूसरी बात यह है कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए, हमारे लिंक्स हैं, आर्मी में भी हैं और बीएनपी में भी इंडिया के अपने कॉन्टेक्ट्स हैं। उसकी वजह से ये जरूर तय करना होगा कि कोई भी ऐसी इंटरिम सरकार नहीं बने जो पाकिस्तान और चाइना से डोमिनेटेड हो। तो इसीलिए यूनुस का वहां आना एक मायने में ठीक है और अच्छी बात है, लेकिन उसमें ये जमात इस्लामी और बीएनपी के भी लोग उसमें शामिल होंगे। तीसरी बात है कि हमें अपनी माइनॉरिटीज जो बांग्लादेश में है और प्रोजेक्ट्स है इंडिया के, अडानी के प्रोजेक्ट्स है वहां पर, उनकी सुरक्षा भी देखनी होगी।
और चौथा बॉर्डर को संभालना होगा, क्योंकि बहुत जी, सारे हाँ। अवामी लीग के लोग और माइनॉरिटीज के हिंदुस्तान में आके शरण लेने की कोशिश बहुत ही करेंगे। महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं मुनीर साहब। चारों पॉइंट जो आपने बताए वाकई में बहुत अहम है। और इस बीच कुछ तस्वीरें अब मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। ऑल पार्टी मीटिंग की जो बात मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले, खबर आप तक हम पहुंचा रहे थे, वो शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं विदेश मंत्री यहां पर साफ नजर आ रहे हैं आपको, बीच में बैठे हुए हैं एस जयशंकर, और उनके साथ रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, अलग अलग पार्टियों के नेता वहां पर नजर आ रहे हैं। सर्वदलीय बैठक है। चूंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं तो वो इस पूरे मामले में ब्रीफिंग दे रहे हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं। इस बैठक को लेकर कुछ और अगर अपडेट मनोगिया आपके पास हो, कुछ और जानकारी हो तो बताएं। देखिए, इसमें सभी दलों के शामिल होने की खबर है, जिसमें बीजेडी से लेकर टीडीपी से लेकर जेडीयू से लेकर लगभग सभी देश के सारे ऑल पार्टी मीटिंग में दल शामिल हैं। दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि आज एस जयशंकर हो सकता है संभवतः संसद में अपना बयान दे, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियों को एक मंच पर सर्वसहमति के साथ ये बता देना होगा कि भारत की राजनीति और रणनीति बांग्लादेश की तरफ क्या रुख रखेगी। क्योंकि एक और जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि बांग्लादेश में सरकार की उठापटक के बाद उसका सीधा असर भारत पर क्या पड़ेगा। भारत पड़ोसी देश है, 4000 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, जहां पर कई राज्य शामिल हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, त्रिपुरा है, और इनकी इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहती है, इंटरडिपेंडेंट रहती है। लेकिन कल्चरल सिमिलैरिटीज की वजह से कि दोनों देशों में, इन इलाकों में खास तौर से सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि क्या बांग्लादेश से घुसपैठ यहाँ बढ़ जाएगी, या फिर जो मुद्दे लगातार उठते रहे हैं कि सीमा सुरक्षा, इसीलिए चौकसी और ज्यादा बढ़ती जा रही है सीमावर्ती इलाकों में। इस बाबत सरकार ने आदेश भी दे दिए हैं। और अभी की बड़ी खबर और आपको बता दूं, जो अपडेट है, शेख हसीना, आपको पता है कि भारत में उन्होंने कल बीती रात गुजारी है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर ही उनकी रात गुजरी है। शेख हसीना का लंदन जाने का प्लान बताया जा रहा है। हसीना को लंदन से राजनीतिक शरण का इंतजार है कि वहां पर उन्हें ग्रीन सिग्नल मिले ताकि वहां वो जा सकें। इसी पर निधि कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगी। मेरी सहयोगी बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर से मेरे साथ जुड़ी हुई है निधि। अखिलेश, देखिए, जब तक शेख हसीना दिल्ली में है और जब तक बांग्लादेश में चीज़ें ठीक नहीं हो जाती, क्योंकि तख्तापलट के बाद लगातार जो उपद्रव की तस्वीरें आ रही हैं वो वहां डराती हैं, और ऐसे में बांग्लादेश हाई कमीशन पर किस तरीके की सुरक्षा बढ़ाई गई है ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। आपको सीआरपी के जवान दिख रहे होंगे। इसके अलावा एंट्री और एग्जिट गेट पर दोनों तरफ बैरिकेडिंग्स के जो लेयर्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, और यहाँ आसपास में गाड़ियों को रुकने की इजाज़त नहीं है। और ऐसा कल से ही लगातार जो है वो देखा जा रहा है कि निगरानी विशेष तौर पर रखी जा रही है। हालांकि यहाँ पर उस तरीके की चिंताजनक तस्वीरें नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जिस तरीके की सुरक्षा है, यहाँ सब कुछ ठीक है, सामान्य है, लेकिन ऐसे में सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। लेकिन शेख हसीना को लंदन से जो राजनीतिक शरण का इंतजार है उसमें दिक्कत क्या आ रही है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और बांग्लादेश से आ रही हर तस्वीर, पूरी जानकारी आगे भी एबीपी न्यूज पर आप देखते रहेंगे। बांग्लादेश के मुद्दे पर सभी दलों की अभी बैठक भारत में चल रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी दल के नेताओं को हालात की जानकारी दी है। बांग्लादेश के हालात हमारे लिए बहुत चिंता की बात, और ऐसे में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक है, और उसमें खुद विदेश मंत्री मौजूद हैं, सरकार के तमाम काबीना मंत्री हैं, और पूरी जानकारी वहां पर सभी दल के नेताओं को दी जा रही है। बांग्लादेश के हालात पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बांग्लादेश में जो अभी स्थिति बनी हुई है उससे संबंधित जानकारी तमाम दल के नेताओं को दी गई है, और उनसे सलाह मशविरा का दौर जारी है कि इस पर भारत का रुख क्या हो, कैसे हो, क्योंकि इस तरीके के जो वक्त होते हैं इसमें बहुत जरूरी है कि कलेक्टिव डिसीजन हो, सबका एक साथ, सबकी सहमति के साथ किसी निर्णय पर पहुंचा जा सके। आशीष, यही वजह है कि यह बैठक बुलाई गई है। देखिए, कल राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने डॉक्टर जयशंकर से पार्लियामेंट का सेशन खत्म होने के बाद मुलाकात की थी, उनसे डिटेल्स मांगे थे। थोड़ी देर पहले आप खुद भी बता रहे थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद मनीष तिवारी ने नोटिस दिया हुआ है, राज्यसभा में नोटिस है राजीव शुक्ला का। तो ऑपोजिशन जानना चाहता है कि आखिर वहां की स्थिति को देखते हुए जो हमारे इंटरेस्ट हैं, जो हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं बांग्लादेश के साथ, वो कितने सिक्योर और कितने सेफ हैं, और उन पर क्या कदम भारत सरकार उठा रही है। जो भारतीय करीबन 6000 के करीब भारतीय, अखिलेश, जहां तक मेरी जानकारी अभी भी बांग्लादेश में है, उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया जाएगा, भारत शेख हसीना को लेकर के क्या रुख अपनाएगा, वो अभी हिंडन एयर बेस पे हैं। एक आध रोज और मेरी जानकारी के मुताबिक फिलहाल वो यहाँ रहने वाली है, उसके बाद आगे अपने फर्दर डेस्टिनेशन जहां भी जाना है वहां जाएंगी।
ऐसे में भारत अपने कोर इंटरेस्ट को कैसे संभाले? बॉर्डर इतना बड़ा है जिसका जिक्र मनोज्ञा कर रही थी, वहां पर भी हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इलीगल इमिग्रेंट्स ना आए। तो इन सभी चीजों को लेकर के क्या तैयारी है भारत सरकार की? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री से बाकायदा लंबी डिस्कशन जो डॉक्टर जयशंकर की कल रात को हुई है, उसके बाद आज वो विपक्ष को ब्रीफ कर रहे हैं, उनको भरोसे में ले रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं, सबको साथ में लेकर के एक साझा रणनीति बनानी होगी। यही मुख्य उद्देश्य है जिसके लिए ऑल पार्टी बैठक चल रही है। मनोज्ञा, आपको कुछ और जानकारी इस बाबत मिल पा रही है? भारत सरकार का इस पूरे मसले पर क्या रुख रह सकता है? क्या इस बाबत कोई निर्णय लिया गया है? देखिए, भारत सरकार ये बखूबी जानती माफ कीजिएगा, भारत सरकार ये बखूबी जानती है कि इस समय बांग्लादेश को एक देश के तौर पर देखा जा रहा है जिसकी पूर्व प्रधानमंत्री जिस देश से भारत के लगातार अच्छे संबंध रहे हैं वो भारत में आई हुई हैं। एक आपदा के तौर पर मदद अगर की जा रही है, ठीक उसी कारण से उसे एक मदद दी जा रही है और ये उसी तरह से देखा जा रहा है। उनके परिवार ने इसके पहले भी भारत में कई बार शरण ली है। रेफ्यूजी के तौर पर उनकी बेटी खुद यहाँ पर रही है कई वर्षों तक। 1971 के समय जब वॉर था या फिर उसके बाद भी जितनी बार भी बांग्लादेश की स्थिति खराब हुई है, उसके बाद शेख हसीना, उनके पिता या फिर उनके बच्चों को भारत में लगातार शरण समय समय पर दी जाती रही है। पर इस समय मसला ये है कि भारत और बांग्लादेश में जो स्थिति है उस पर भारत की पैनी नज़र है और लगातार ये ध्यान रखा जा रहा है कि वहाँ पर रहने वाले भारतीयों का या फिर बांग्लादेश के लोग जो भारत में रह रहे हैं उन्हें किसी भी तरह का नुकसान न हो और इस पर राजनीतिक टिप्पणियां ना की जाएं। यही वजह है कि अभी 10 बजे जो बैठक शुरू हुई है संसद भवन के परिसर में, उसमें यह भी बताया जाएगा कि भारत के इंटरेस्ट क्या हैं बांग्लादेश में, बांग्लादेश की स्थिति में किन विदेशी ताकतों का हाथ है जिसके आधार पर भारत को फायदा या फिर आने वाले दिनों में और अभी की एक बड़ी खबर दर्शकों तक मैं पहुंचा दूं कि जो सर्वदलीय बैठक चल रही थी, ये बैठक खत्म हो गई है। तमाम दल के नेता इसमें मौजूद थे, भारत सरकार के मंत्री इसमें मौजूद थे, खुद विदेश मंत्री ने पूरी जानकारी दी और बांग्लादेश में तख्ता पलट पर देश में सियासत शुरू हो गई है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। संजय राउत के विवादास्पद बोल सामने आ गए हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बांग्लादेश में विवादास्पद बोल उनके ये थे कि भारत जैसे हालात हैं, तानाशाह को जनता माफ नहीं करती, बांग्लादेश में विरोधियों की आवाज दबाई गई, बांग्लादेश में चुनाव में घोटाला हुआ। अब आप सोचिए, भारत जैसे हालात वहां पर बता दिए जा रहे हैं। इंदिरा गांधींमुळेच पाकिस्तानचे 2 तुकडे झाले, हिंदुस्थान सारखीच परिस्थिती बांग्लादेशमध्ये निर्माण झाली होती। तेथे विरोधकांचा आवाज दाबण्यात आला, निवडणुकीत घोटाळे झाले, विरोधकांना तुरुंगात टाकण्यात आलं, विरोधकांच्या हत्या करण्यात आल्या। पण शेख हसीना यांच्या बाबतीत इतकंच सांगता येईल, लोकशाहीचा मुखवटा लावून जे कोणी आपल्या देशामध्ये हुकुमशाही आणू इच्छितात, स्वातंत्र्य धोक्यात आणू इच्छितात, ते कोणी असू द्या, जनता त्यांना माफ करत नाही, जनता रस्त्यावर उतरते। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और यहां पर अभी भी लोकतंत्र फल फूल रहा है, बिल्कुल स्वस्थ है। अब इस तरीके की बात कहना, बांग्लादेश से तुलना कर देना, जाहिर तौर पर सवाल तो खड़े होंगे। बहरहाल बांग्लादेश में तख्ता पलट पर एक अपडेट मैं आपको दे दूं। बताया यह जा रहा है कि इस तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। हिंसा भड़काने में छात्र शिविर संगठन का नाम सामने आ रहा है। छात्र शिविर जमात-ए इस्लामी का हिस्सा है। जमात-ए इस्लामी को ISI का सपोर्ट है। बांग्लादेश में जमात-ए इस्लामी बैन है। तो देखिए किस तरीके से ये पूरा जो लिंक है इस्टेब्लिश होता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट पर आपको बड़ी खबर बता दें, ISI का हाथ इसके पीछे बताया जा रहा है। सिवात साहब, ये लिंक कैसे आखिर एस्टैब्लिश हो रहा है? आपके भी बहुत सारे सोर्सेज होंगे, लंबे वक्त तक आप सेना में रहे हैं, जरा कुछ जानकारी अगर देना चाहे दर्शकों को। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई बात यह अखिलेश, इसमें कोई शक नहीं, इसमें जमात-ए इस्लामी और ISI का है। जमात-ए इस्लामी वो पार्टी है जबकि 1971 में लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तान की आर्मी के साथ खड़ी हुई थी, और जमात-ए इस्लामी जो है बहुत सक्रिय हो रखी है लास्ट अबाउट 1-2 साल से। और जिस प्रकार से वो एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट कर रही थी और जिस प्रकार से ISI ने फंड दिया, और अब कहीं ना कहीं चीन का भी हाथ लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से शेख हसीना वहां पर गई थी और 2 दिन पहले ही अपनी विजिट को कैंसिल करके वापस आई थी, कहीं ना कहीं चिटागोंग पोर्ट का भी प्रेशर डाला जा रहा था चीन से, कहीं ना कहीं ये जो आपका तेस्ता बेसन है उसका भी प्रेशर डाला था बेल्ट रोड इनिशिएटिव का चीन। तो मुझे लगता है ये जो कार्रवाई की है ये जमात-ए इस्लामी और ISI ने कराई है और पाकिस्तान और चीन ने इसको फंड किया है, इसमें कोई शक नहीं। हमें बड़े
सोच समझ के चलना है, क्योंकि हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये है जो भी इंटरिम गवर्नमेंट वहां पर आती है उसके साथ वर्केबल रिलेशन रखें। ठीक है सर सिवाल साहब, मैं इस पर आगे बात करूंगा, बहुत ही अहम बात आप बता रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश पर सर्वदलीय बैठक में सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि हमारी कड़ी नजर है। सरकार बांग्लादेश में करीब 13,000 भारतीय हैं, उनको लेकर भी सरकार चिंतित है। अंकित गुप्ता इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। अंकित जी बिल्कुल अखिलेश, ये बैठक खत्म हो गई है और सर्वदलीय बैठक के दौरान सूत्रों के मुताबिक जो सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है, बताया गया है कि वहां पर अभी 12 से 13,000 जो भारतीय हैं वो वहां पर जरूर हैं, लेकिन अभी ऐसे हालात नहीं है कि उनके इवैक्यूएशन की जरूरत पड़े। हालांकि भारत सरकार लगातार नजर बनाए हुए है वहां के हालातों के ऊपर। इसके अलावा एम्बेसी का स्टाफ भी सुरक्षित है, वहां पर उनको सुरक्षा दी गई है, इस तरीके की जानकारी दी गई है। और सरकार ने जो है सर्वदलीय बैठक में साफ तौर पर कहा है कि वहां पर लगातार जो है सरकार की बातचीत चल रही है, नजर बनाए हुए है, और जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ेगा तमाम राजनीतिक दलों को इस बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन बड़ी खबर यह है इस वक्त के लिए कि सरकार ने जो इस बैठक के दौरान सूत्रों के मुताबिक ये बताया है कि अभी जो है वहां जो 12 से 13,000 भारतीय हैं उनको निकालने की जरूरत, यानी कि इवैक्यूएशन की जरूरत नहीं है, लेकिन नजर हालातों पर बनी हुई है, जरूरत पड़ने पर आगे उचित कदम उठाए जाएंगे। जी शुक्रिया अंकित इस जानकारी के लिए आपका। और एक और अपडेट दर्शकों तक, एक जानकारी और मैं पहुंचाना चाहता हूं। गाजियाबाद में शेख हसीना से एनएसए अजीत डोभाल की मुलाकात हुई है। बीती रात ही हसीना और डोभाल की मुलाकात हुई है। शेख हसीना ने इंडियन एयरबेस पर ही रात गुजारी है। वहां पर एनएसए पहुंचे थे, हमारे जो हिंदुस्तान के एनएसए हैं भारत के, और उनकी मुलाकात हुई है शेख हसीना के साथ। तो हिंडन एयरबेस पर ही रात गुजारी है उन्होंने, और उसके बाद आगे क्या उनका कदम होगा शेख हसीना का, क्या वो लंदन जाएंगी, कब जाएंगी, इस बाबत अभी पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन एसडी मुनी साहब, मेरे जहन में एक सवाल है, अगर आप इसका जवाब दे पाएं कि जो समय लग रहा है, लंदन से जो कह रहे हैं कि ग्रीन सिग्नल अभी तक नहीं मिला उन्हें, वहां पर वो जाएंगी कि नहीं जाएंगी, राजनीतिक शरण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये दिक्कत क्यों आ रही होगी, इतना वक्त क्यों लग रहा होगा? देखिए, मैं आई कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि लंदन से पॉजिटिव समाचार आने में बहुत दिक्कत होगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीएनपी लीडर खालिदा जिया के बेटे लंदन में रहते हैं और वहां बहुत सालों से रह रहे हैं। वहीं से वो ओपोजिशन एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर रहे थे और उन्होंने लंदन के एस्टेब्लिशमेंट में अपने कॉन्टेक्ट्स बना रखे हैं। और मेरे ख्याल से लंदन भी वेस्ट के साथ है, जिसमें हसीना को प्रोटेक्शन देने की बात नहीं आएगी। हम बार बार यहाँ पाकिस्तान और चीन का जिक्र कर रहे हैं, भूलिए मत इसको कि वेस्ट भी हसीना से नाराज था, इलेक्शन के वक्त भी और इलेक्शन के बाद में भी। भारत के कहने से उन्होंने अपनी नाराजगी थोड़ी कम की, लेकिन वो बहुत ज्यादा कम नहीं हुई। और अब जो मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री बनाने की बात जो चल रही है, उसे दर्शकों को बता दें कि बांग्लादेश की शेरपुर जेल को तोड़ दिया गया है। जेल से करीब 518 खतरनाक कैदी भाग गए। फरार कैदियों में 20 खतरनाक आतंकी भी शामिल हैं। तो बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जेल वहां पर तोड़ दी जा रही है और जो वहां पर बंद है अपराधी और खतरनाक आतंकवादी, वो तक भाग जा रहे हैं। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह, न्यूज रूम से जुड़े हुए हमारे साथ। आशीष, देखिए, ये सिलसिला कल से जारी है अखिलेश। वहां पर जितने भी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, एस्टैब्लिशमेंट्स, सबको ध्वस्त किया जा रहा है। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जो ढाका के बाहर के जितने भी शहर हैं वहां पर उग्र प्रदर्शन पूरी रात होता रहा और वही स्पिल ओवर अभी भी ढाका में कई जगहों पर हो रहा है। जो आप बता रहे हैं कि जेल, एक जेल नहीं, कई जेल्स वहां पर तोड़ दिए गए हैं। और इसमें सबसे बड़ा खतरा यही है कि जो हार्डकोर एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट हैं, जो जमात इस्लामी के जो कार्डर होगा और जो पाकिस्तानी सपोर्टेड आईएसआई से सपोर्टेड आतंकी वहां पर पहले से काम कर रहे थे भारत के खिलाफ, वो बाहर निकल के आएंगे और ज्यादा से ज्यादा इस आंदोलन में आग में घी डालने का काम करेंगे। ये एक चिंता का विषय है भारत के लिए निश्चित तौर पर, और कैसे बांग्लादेश की सेना इस पर कमान लगाती है ये हमें देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष इस जानकारी के लिए आपका। मेरे साथ सिवात साहब थे, एसडी मुनी साहब थे, आप दोनों का भी धन्यवाद।